हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं प्रियंका शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम आज यूपीएससी आईएएस का प्रीवियस पेपर 2015 के 100 Q&A सॉल्व करेंगे, और जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। और ये आपके स्क्रीन पर है एकदम 2015 का क्वेश्चन पेपर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्न में से किसके लिए प्रारंभ की गई थी? और आपके ऑप्शन है गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए, या पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए, या देशों में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन डी है उपांतिक समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तो आपके ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन 2 देखेंगे। 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े सेक्टर स्पेसिफिक अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की हैं। तो निम्न में से आपके कूट हैं केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। बिल्कुल सही बात। केवल एक ही इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इसने केंद्रीय विभाज्य के पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में समाचारों में आई फर्टिलाइजर उद्घोषणा फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन निम्न में से किसके मामलों में संबंधित है? आसियान, ब्रिक्स, ओसीट या WTO? एब्सोल्युटली राइट, ब्रिक्स इट्स राइट आंसर। की हाल ही में समाचारों में फर्टिलाइजर जो उद्घोषणा है, डिक्लेरेशन है, वो आपको ब्रिक्स डोमिनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? तो इसकी कुछ ऑप्शंस इस तरफ हैं, जिसमें नीचे कूट दिए गए केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। तो इसमें आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, या राष्ट्रीय आय का कम सामयिक इक्विटेबल वितरण करना। सही बात। तो इसका आंसर है केवल 1, यानी कि आर्थिक वृद्धि पर धीमी होना। क्वेश्चन नंबर 5, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या कारण है? तो 5 का देखेंगे। बिल्कुल सही, बी इट्स करेक्ट आंसर, कि उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र इन ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन बिल्ले ही होता है, मतलब कम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। भारत के राज्यों का निम्न में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? ऑप्शन है आपके असम और राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी असम और गुजरात, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। बिल्कुल सही बात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ही एक ऐसे हैं जो पूरी तरह से पूर्वी और पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है ये तत्व देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन बी, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इन्फोर्सेबल नहीं है। और कूट है आपके केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। सही है। तो ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, और इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय इन्फोर्सेबल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो कोयला उत्पादन, विद्युत उत्पादन, उर्वरक उत्पादन या इस्पात उत्पादन? तो 8 का है आपका विद्युत उत्पादन, 8 का भी विद्युत उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन है आपके भीतरकनिका नेशनल पार्क, कोयम्बल लामजाओ नेशनल पार्क, सी केवलादेव घाना नेशनल पार्क, और डी सुल्तानापुर नेशनल पार्क। तो 9 का बी इट्स केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वो फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त है?
होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो कोम्बल लाम्बो जाओ नेशनल पार्क ये आपका मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय नवोन्मेष प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन है आपके NIF केंद्र सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। ऑप्शन बी है NIF अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख प्रीमियर वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहले कूट है आपकी। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। बिल्कुल 10th का A इट्स करेक्ट। NIF केंद्र सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है, नॉट बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कृषि के नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके नाइट्रोजन यौगीकरण, सूक्ष्मजीवों, नाइट्रोजन फिक्सिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरोद्भवन प्रोलिफरेशन हो सकता है, या मिट्टी के अम्ल में बढ़ोतरी हो सकती है, या भूम जल ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निक्षालन लीचिंग हो सकता है। तो कूट है आपके 1 और 3, केवल 2, 2 और 3, 1, 2, 3। तो आपका इस तरीके से एलिमिनेट करके देखेंगे कि नाइट्रोजन यौगीकरण जो सूक्ष्म जीव है उसका मिट्टी में जो है प्रोलिफरेशन हो सकता है, तो प्रोलिफरेशन नहीं हो सकता। तो ए को एलिमिनेट करते हुए हमारे पास आंसर 2 आ जाएंगे। तो 2 कॉमन है, तो तीसरे को हम देखेंगे कि भौम जल जो है नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है या नहीं। तो इस तरीके से सी आंसर करेक्ट है कि ये जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसका निक्षालन हो सकता है, यानी कि लिंचिंग हो सकती है और मिट्टी में अम्लता बढ़ सकती है। तो ये एक कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर इन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN तथा वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है आपके IUCN संयुक्त राष्ट्र UN का एक अंग है, साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है IUCN। तो ये 12 का जो है इस पर ध्यान देने वाली बात है, तो ये नहीं है। IUCN जो है UN का एक अंग है, ये गलत है। और साइट सरकारों के बीच सरकारी अंतर्राष्ट्रीय करार है, तो ये सही है। और सेकंड है आपका IUCN। इस तरीके से मेरा ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो बी हमारा आंसर अपने आप ही बाहर आ गया। 2 और 3 सही है, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत FRP को निम्न में से कौन सा अनुमोदित करता है या करती है? ऑप्शन है आपके आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत और कीमत आयोग, ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निर्देशालय, डी है कृषि उत्पाद विपणन समिति। बिल्कुल सही कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत FRP आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को अनुमोदित करती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? ऑप्शन आपकी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन बी 2 विषुवतीय धाराओं का अभिसरण का निर्वेशन, ऑप्शन सी जल की द्रवणता में अंतर, ऑप्शन डी विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेखला बेल्ट ऑफ कॉम का होना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की जो व्याख्या होती है वो 2 विषुवतीय धाराओं का अभिसरण यानी कि कंजर्वेशन से होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए कि तीर्थ स्थान और अवस्थिति, मतलब तीर्थ स्थान कहाँ अवस्थित है, इस चीज़ को हमें सिमिलरिटी को मिलाना है और इसमें हमें सही सम्मिलित करना है। और कूट आपके 1, कूट 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1, 2, 3 तीनों देख ही देंगे। तो 15 का हम देखते हैं, श्रीशैलम जो है नल्ला मल्ला पहाड़ियों में है, तो इस तरीके से हमारे ये हो गए, बी कट कर देते हैं। पुष्कर महादेव पहाड़ियाँ नहीं हैं, ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ियाँ ये भी नहीं है। तो इस तरह से हमारा ए क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है रॉलेट अधिनियम सोडियन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, और इसके ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, तो ये बात सही है, 2 का सही है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 हो गए हैं। और आगे देखती हूँ, फाइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, तो ये नहीं था। तीसरा यहाँ पे मैं कट कर दूंगी, ये 2 CD नहीं थे। तो अभी फर्स्ट ठीक से देखते हैं,
कि रॉलेट अधिनियम जो सोडियन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, तो ये सही था। तो 1 और 2 यहाँ पर हमारे सही हो जाएंगे और 1 और 2 हमारे ऑप्शन है बी में। इस तरह से हम 17 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किनका इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ है। ऑप्शन है आपके सीरिया और जॉर्डन, गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया। ऑप्शन सी है फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन डी जमैका, हैती और सूरीनाम। तो विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? इट्स बी। इट्स गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया। इनमें इबोला विषाणु के प्रकोप के हाल ही में समाचार में बार बार उल्लेख हुआ है। इनमें इबोला विषाणु हुआ था, वायरस फैल गया था, तो वो थे आपके लाइबेरिया, सिएरा लियोन और गिनी। क्वेश्चन नंबर 18, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने के लिए शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? हमें यहाँ पर सही को टारगेट करना है। ऑप्शन है आपके फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। तो अभी से देखते हुए चलेंगे, तो ये सही है कि फ्लाई ऐश का जो उपयोग है भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जाता है। तो इस तरीके से मेरा केवल ए और सी आ गया है निशाने पर। तो 2 और 3 हम देख लेते हैं कि फ्लाई ऐश का जो उपयोग है कंक्रीट के कुछ पॉट प्लैंक सीमेंट अंश के स्थानापन्न यानी कि रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है। तो ये भी सही है। तो इस तरीके से इसमें 2 ही ऑप्शन ठीक हो सकते थे, तो हमारा ए ठीक हो गया, तीसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 18 का ऑप्शन ए इट्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन देख लेंगे, हमें इसमें सही को टारगेट करना है। ऑप्शन है आपके ये एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। तो इसको अभी से देखते चलते हैं। तो ये सही है कि एक शाकाहारी जानवर है। ड्यूगोंग के बारे में हमने पढ़ा था, अखबार में काफ़ी छपा था इसके बारे में करंट में। तो ये एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। इस तरीके से निशाने पर अगर ए और सी, तीसरा और दूसरे को देख लेते हैं, तो ये भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। तो ये समुद्र तट के पास नहीं पाया जाता। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। तो ये सही है। इस तरीके से मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? दादाभाई नौरोजी। ऑप्शन है आपके जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्ता और कूट हैं आपके केवल 1, केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 2, 3। तो ये सही है आपका 1, 2, 3। 1, 2, 3 तीनों ही दादाभाई नौरोजी और सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्ता, यही भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्न में से कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन है आपके एशिया बैंक, एशिया विकास बैंक या यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी है यूएस फेडरल रिजर्व बैंक और ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा विश्व बैंक। जो विश्व बैंक है आपका वो विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, जब भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक नकदी अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को 50 आधार अंक बेसिस पॉइंट कम कर देता है तो निम्न में से क्या होने की संभावना होती है? और ऑप्शन है आपके भारत की जीडीपी विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी। तो देखते चलेंगे कि ये नहीं है कि जो जीडीपी है वो विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी, तो इस तरीका नहीं कह सकते। तो विदेशी संस्थापक निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लगाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं? तो हो सकता है कि वो अपनी दर को घटा ही सकते हैं, डेफिनेटली हो सकता है। और आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब हमारा ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? और ऑप्शन है आप नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना, टारगेट ड्रग डिलीवरी संभव कर दिया गया है। क्वेश्चन आपका ऑप्शन 2 है नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है। कूट है आपके केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इससे देखेंगे कि जो स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग है उसमें हमें सही को टारगेट करना है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना, टारगेट ड्रग डिलीवरी संभव कर दिया गया है, तो ये सही है। और नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। 24 देखेंगे, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? ऑप्शन ए है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955,
ऑप्शन बी राज्यों द्वारा अधिनियम कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, ऑप्शन सी कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937, ऑप्शन डी खाद्य उत्पाद आदेश 1956 और मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973। विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन? इट्स बी, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। इस तरह से आपका बी आंसर सही हो जाएगा कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधिनियम विनियमित किया जाता है, तो वो राज्यों और अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम द्वारा ही इसको अधिनियमित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडले टर्टल जिसे कुर्म बोलते हैं, ऑप्शन सी है आपका गंगा की डॉल्फिन, या ऑप्शन डी घड़ियाल। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, इट्स गंगा की डॉल्फिन। भारत का एक राष्ट्रीय जलीय यही प्राणी है, इसको राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया है, गंगा की डॉल्फिन, जो उत्तर प्रदेश में मिलती है। 26 क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्न में कथनों में पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है आपके, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अवमंचन यानी कि इम्पेंजेशन की वकालत की, और ऑप्शन 2 है आपका, ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व स्थापित करना चाहती थी। तो इसे देखते चलेंगे तो ये भी नहीं है इसका कि मतलब इसने बहिष्कार और करों के अवमंचन की वकालत की थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में तो ऐसा नहीं है, और ये सरकार का अधिनायक तत्व स्थापित करना चाहती थी, तो ये भी नहीं है। तो इस तरीके से मेरे 1 2 एलिमिनेट हो गए हैं। 3 को देख लेते हैं, इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी इट्स करेक्ट, इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आपके, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करना या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। ओके 27 का ऑप्शन 2 देखेंगे, ये सही है कि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे इस तरीके से 1 ठीक हो जाएगा, 1 जो है आपका ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे 3 ऑप्शन है, 2 को देख लेते हैं। तो राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता, तो ये भी सही है 27 का, तो भी। और राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से मेरा बी क्वेश्चन जो है, बी आंसर ठीक हो जाएगा, 1 और 2 इसका राइट आंसर है। 28 देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 के 1919 के ने निम्न में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? ऑप्शन है आपके, न्यायपालिका और विधायिका लेजिस्लेचर के बीच शक्ति का पृथक्करण, बिल्कुल करेक्ट, इट्स 28 का। अभी आके ऑप्शन देख लेते हैं, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, ये भी सही है, बी आपका राइट आंसर है। बहुत से जो ऑप्शन है वो काफ़ी इतने सिमिलर मिलेंगे कि आपको लगेगा कि यही राइट है, लेकिन आपको ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है और उसमें से राइट आंसर देखना है कि किस तरीके से है। वैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे लगा कि यही है, लेकिन नहीं, बी इट्स करेक्ट आंसर, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। सिमिलर आंसर ऑप्शंस होने की वजह से कन्फ्यूज़न की स्थिति बढ़ जाती है, तो उसको बेटर करने के लिए हमें क्वेश्चन ऑप्शन सारे ही पढ़ने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 पर ध्यान देते हुए, कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकलता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक कार्य विभाग, श्रम ब्यूरो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। तो इसमें आपका 29 का सी हो जाएगा कि श्रम ब्यूरो, इट्स करेक्ट, सी। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है वो श्रम ब्यूरो ही करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है ये। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण ससूचक पार्टिकल डिटेक्टर आइसक्यूब के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और ऑप्शन है आपका, यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में 1 घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। ऑप्शन सेकंड है आपका, ये डार्क मैटर की खोज के लिए बनी एक शक्तिशाली दूरबीन है। और ऑप्शन है 3, यह बर्फ में गहराई में दबा हुआ है और आपके कूट है केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1, 3, केवल 1, 2, 3। तो ये आपके ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे कि यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में 1 घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिन सूचकांक या न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, और ये डार्क मैटर की खोज के लिए बनी शक्तिशाली दूरबीन भी है, और ये बर्फ में गहराई से दबा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे क्योंकि बार बार रिपीट होता है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स
और पीस क्लॉज शब्द प्राय समाचारों में किसके मामलों के संदर्भ में आते हैं? तो ऑप्शन है आपके खाद्य और कृषि संगठन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा सम्मेलन, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, WTO, इट्स योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन 32 आपका क्वेश्चन 32 हो जाएगा कि निकट क्षेत्र संचार नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC प्रौद्योगिकी के संदर्भ निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है आपका यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों पर उपयोग करती है, और ऑप्शन सेकंड है आपका NFC उन युक्तियों और डिवाइसेस द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। ऑप्शन 3 है आपका संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC कोडीकरण एन्क्रिप्शन का उपयोग कर सकता है। कूट है आपके केवल 1, 2, केवल 3, केवल 1, 3 और केवल 1, 2, 3। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्र का उपयोग करती है। तो इस तरीके से मेरे 3 बन रहे हैं बन के। तो आगे देखते हैं कि NFC उन युक्तियों डिवाइसों द्वारा उपयोग के लिए विकल्प किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये भी राइट है कि नहीं, ये तो राइट नहीं है कि NFC द्वारा उपयोग करके किया गया जो एक दूसरे के मीटर पर स्थित हो, तो ये नहीं है। तो 3 हमारा इसमें सही है, तो ऑप्शन सी हमारा इस करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, गोल्डन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्न में से किन संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता रहता है? और ऑप्शन है आपके मध्य एशिया, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट, और ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन डी मध्य अफ्रीका। तो बिल्कुल सही जवाब इसका 33 का बी, मिडिल ईस्ट गोल्डन हाइट्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि रुपये की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपके रुपये के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, या फिर रुपये के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना, ऑप्शन सी रुपये को अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्राप्त करना। बिल्कुल सही बात कि रुपये की परिवर्तन से यही मतलब निकलता है कि जो रुपये है वो उनको अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना रुपये की परिवर्तन से मतलब है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ मध्यकालीन भारत है और दूसरी तरफ वर्तमान क्षेत्र है, तो उसको क्या कहते हैं और उसमें हमें सही सुमिलित करना है। इसे चंपक को मध्य राज्य बोला गया है इसमें, और दुर्गर को जम्मू, कुलूत को मालाबार। तो इसमें हमें सही आंसर ढूंढना है। तो 35 का क्या रहेगा? केवल दुर्गुर को जम्मू बोलते थे, हिंदी में इसको दुर्गु बोलते थे, दुर्गुर मतलब जम्मू। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बी इट्स करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता, पेन्नार। तो ये जो नदियाँ हैं वो गोदावरी की सहायक नदी है, तो हमें गोदावरी की सहायक नदियाँ बतानी है। तो इसमें वंशधारा नहीं है, इंद्रावती है और प्राणहिता है, केवल डी 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 37, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? ऑप्शन है आपका उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, ऑप्शन बी है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, सदनों का 2/3 बहुमत, या सदनों का पूर्ण बहुमत। तो 37 का आपका हो जाएगा ए, बहुमत तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? ऑप्शन है आपके उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दक्षिण सौराष्ट्र, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपका 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधा, कौशल, मगध। डेफिनेटली ये हर कोई आंसर सही कर देगा, तो इसमें हमें सही उत्तर बताने हैं। तो हमें किस किस से इनका रिलेट था? तो कौशल और मगध, गंधार और अवंती का उनसे कोई संबंध नहीं था, मतलब वो उधर गए ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने और फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है? ऑप्शन है आपके ब्रिटन वुड्स सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ऑप्शन सी है क्योटो प्रोटोकॉल, और डी है नागोया प्रोटोकॉल। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है 40 का बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
41 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न पर विचार कीजिए कि बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, ऑप्शन है आपके उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी। तो इसमें आगे ऑप्शन कूट दे रखे हैं जिसमें केवल 1 2, केवल 3, केवल 1 3, केवल 1 2 3। तो इन कूटों को हमें चयन करना है। तो 41 में मतलब जब बाबर आया था तो उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हो गई थी, मतलब बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। उपमहाद्वीप के बारूद में उपयोग की शुरुआत हुई और इस क्षेत्र में स्थापत्य में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। तो इस क्षेत्र में तिमूरिद राजवंश स्थापित हुए। देखिए जब बाबर आया था तो उसमें ये राजवंश स्थापित हुआ था, लेकिन बाबर का जो कार्यकाल था वो 1526 में आया था, तो 30 में वो मर गया था मतलब। तो उसके बाद तैमूर का राजवंश चला था, तो ये चीज़ें काम हो नहीं पाए थे। तो इसलिए इसका ऑप्शन 3 सही है, यानी कि ऑप्शन बी इट्स करेक्ट, क्योंकि जो उसका काल था वो बहुत कम था। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्न में से किसका स्थान लेने के लिए की है? तो ये हर कोई बता सकता है, ऑप्शन डी योजना आयोग का स्थान लिया है नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 43, आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो 20 सम्मेलन क्या है? ऑप्शन है आपके ये धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, या फिर बिल्कुल ऑप्शन पढ़ते ही मिल गया कि राष्ट्रीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर राष्ट्रीय सम्मेलन है। तो आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो 20 सम्मेलन क्या है। तो इसे हमने इतनी बार पढ़ा है तो डेफिनेटली ये सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आपके भारतीय संघीय कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, और ऑप्शन है आपके 2 प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, और कूट है आपके केवल 1, केवल 2, केवल 1 2, और ना तो 1 ना ही 2। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित नहीं है, और प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। गोल्डी बॉक्स जोन शब्द निम्न में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? जो गोल्डी बॉक्स जोन है वो किसके संदर्भ में देखा जाता है? ऑप्शन है आपके भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं। ऑप्शन बी पृथ्वी के अंदर वह क्षेत्र जिसमें सेल गैस उपलब्ध है। ऑप्शन सी बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसी ग्रहों की खोज। ऑप्शन डी है मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्का पिंडों मोटेराइज की खोज। तो आपको बताना है 45 का सी, कि बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की जो खोज है वो गोल्डी बॉक्स जोन के संदर्भ में अक्सर समाचारों में है। तो 46 है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजो तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो वो सी राजगोपालाचारी थे सबसे पहले। बी इस ऑप्शन राइट, कि वो सी राजगोपालाचारी थे जिन्होंने 1930 में नमक तोड़ने के लिए अभियान संगठित किया था। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो वो अमोघ वर्ष प्रथम थे, बल्लाल द्वितीय थे, या हरिहर प्रथम थे, या प्रताप रुद्र द्वितीय थे? प्रताप हरिद्र नहीं थे, हरिहर प्रथम थे। हरिहर बुक्का जो थे जिन्होंने क्या नाम है संगम डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था इन साउथ इंडिया में। तो 48 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 ऑप्शन से रखे हैं और इसमें कूट दे रखा है केवल 1 केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 ना ही 2। तो हम देखेंगे इसमें क्या रहता है। तो इसमें है ऑप्शन आपके कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो ये बात सही है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थी, गलत बात है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, हाँ ये सही है, लेकिन सरोजिनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी। ये हमारे यूपी की राज्यपाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल थी, लेकिन ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी। तो दूसरा है आपका कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ऑप्शन बी यानी कि 2 इट्स आंसर करेक्ट। 49 देखेंगे। हर जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तो ऑप्शन है आपके ये विकासशील देश को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। ऑप्शन 2 है इसे यूनैप, OECD, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। और कूट है आपके केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें हमें सही उत्तर को देखना है कि हर जलवायु निधि के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये ऑप्शन ए सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। इसे यूनैप, OECD, एशिया विश्व बैंक द्वारा विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है, तो ये गलत है। उसे उसके तत्वाधान में नहीं किया गया। इतने सारे जो फॉरम बने हुए हैं उस पर नहीं किया गया है, सिर्फ एक में ही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे कि वर्ष 2014 के लिए इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार निम्न में से किस एक को दिया गया था। ऑप्शन है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ये आपको पता ही है कि इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है उसको दिया गया था कि 2014 के लिए इंदिरा गांधी जो शांति निःशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार दिया गया था वो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में दिया गया था। विज्ञान भी नहीं था और मूलभूत टाटा ये सब नहीं था। तो सी इट्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, बी इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, या ICS में और भारतीय नागरिकों के लिए उपबंध किया। तो 51 का आपका करेक्ट हो जाएगा केवल 1। इसने संघीय सरकार के लिए एक सिफारिश की थी, कैबिनेट मिशन संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। तो फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ना है, तो केवल 1 है, उसी पे फोकस करना है। तो 52 देख लेते हैं, नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उष्ण और शीतोष्ण आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। और ऑप्शन है आपके ये तो देखते ही पता चल जाएगा कि नामदफा नेशनल पार्क है, जिसने ये कह दिया कि जलवायु उष्णकटिबंधीय से उष्ण और शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। तो वो है आपका नामदफा नेशनल पार्क। तो उसने नेशनल पार्क के बारे में पूछा था। क्वेश्चन नंबर आपका 53 देख लेते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो सीधी सी बात है, ये विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। देखते ही इसका आंसर हमें मिल गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, वो विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्न में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। मतलब कि भारतीय कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले निर्माण हुआ था धौली स्थित शैलकृत हाथी का। ये सब चीज़ें सीक्वेंस से बाद में आई हैं, लेकिन पहले धौली स्थित शैलकृत हाथी का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ निम्न में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। तो ऑप्शन है आपके अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। तो ये तो नहीं है। भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये सही है। और सामंत, इस तरीके से मेरा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और पढ़ लेते हैं अभी कि सामंत और उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, स्वामी दास का संबंध बनना, ये भी सही है। तो बी इट्स करेक्ट आंसर 2.23। और क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, बायोकार्बन और इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का जो प्रबंधन है निम्न से कौन करता है। देखते ही ऑप्शन मिल जाएगा आपको, डी इट्स विश्व बैंक। 57 पर चलेंगे, भारत निम्न में से किनका सदस्य है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सेकंड ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये आपका ना ग्रुप्स दे रखे हैं जो संगठन है, तो इसमें इंडिया किसका सदस्य है ये आपको बताना है ऑप्शन कूट को पढ़ के। तो इसका जो ऑप्शन है आप जाएगा इसका पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट इंडिया समिट, या इट्स 3B आंसर करेक्ट। यूपीएससी के पेपर में 100 क्वेश्चन में से बीच में एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप उसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एकदम से देखते ही आंसर टिक कर देते हैं। वो ये इजी पोर्शन अभी चल रहा है कि भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्न में से किसके आयात की अपेक्षा होती है, जो हमने एकदम से पढ़े हैं। तो ये है कोकिंग कोयला है, जो इस्पात उद्योग को में से किसके आयात की अपेक्षा होती है, तो कोयले की होती है डेफिनेटली।
शोरा ये सेल्फास्ट के लिए नहीं होती है, तो ये है हमारे पास। 59 का देख लेते हैं कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्न में से किस लिए किए गए हैं। तो आप लोगों ने अनुसूची पढ़ी होगी, तो इसका जवाब एकदम से दे पाएंगे कि अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए ही 5वीं और 6ठी अनुसूची रखी है। 5वीं अनुसूची में उन्होंने जाति अनुजाति के इस तरह से क्षेत्र रखे हैं और मतलब उनकी कैटेगरियों को रखा है, और 6ठी अनुसूची में पूरा 5 राज्यों को शामिल किया गया है नॉर्थ ईस्ट के। और क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे कि संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन रहेंगे आपके राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सेकंड है भारत की संसद के प्राधिकरण ऑथोराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। तो इसको अभी देखते चलेंगे कि जो है सही है, ये कहता है कि भारत की संसद की जो प्राधिकरण के लिए बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। ये बात सही है कि संघ सरकार की संदर्भ में ये बात सही है। और देख लेते हैं अभी 2 तो इसमें कॉमन ही आ रहा है, चारों में ही आ रहा है, तो 2 तो वैसे ही है। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हो गया कि 2 तो ठीक है ही। अब देखते हैं कि लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों डिसमेंट्स के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, तो ये सही नहीं है। इस तरह से आंसर सी सही हो जाएगा। 1 गलत है आपका और 3 गलत है, तो बी सेकेंड आंसर इट्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन है। तो भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सचिवालय या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इट्स वेरी इजी, भारत का सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन रहेंगे आपके केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974 और 75 में जल उपभोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इट्स करेक्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 63, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्न में से किसके अधीन किया गया है। ऑप्शन रहेंगे आपके खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, ऑप्शन बी है माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब देखना है आपको, ये देखते हैं इट्स बी इट्स करेक्ट आंसर कि जेनेटिक जो इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का जो गठन है वो माल के भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम एक्ट 99 के द्वारा ही अधीन किया गया। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे कि मेकोंग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है वो किस देश प्रतिभागी नहीं है। इसमें से कौन सा देश जो प्रतिभागी नहीं है, तो हमें वही ढूंढना है इसमें। तो इसमें बांग्लादेश भी है, कंबोडिया भी है, चीन भी है, म्यांमार नहीं है इसमें, म्यांमार नहीं है इसमें, थाईलैंड है इसमें। नहीं, एक बार मैं देख लेती हूँ, इसमें कोड भी दे रखे हैं कि केवल 1 है, केवल 2, 3, 4 है, केवल 1 और 3 है, 1 और 2, 1, 2 और 5 है। तो इसमें देख लेते हैं, शायद इसमें बांग्लादेश नहीं है, इसमें बांग्लादेश नहीं है, हाँ इसमें बांग्लादेश नहीं है। तो इसमें बांग्लादेश नहीं है आपको और चाइना नहीं है। इसमें म्यांमार भी है, थाईलैंड भी है, कंबोडिया भी है और मेकोंग गंगा सहयोग में आपका चाइना और बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, समाचारों में प्राय आने वाला बसाल थर्ड समझौता या सरल शब्दों में बसाल। ऑप्शन रहेंगे आपके जैव विविधता के संरक्षण और धारणीय सस्टेनेबल उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति विकसित करने का प्रयास करता है। ऑप्शन बी है आपका बैंकिंग क्षेत्र में के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। ऑप्शन सी है आपका ग्रीन हाउस गैस
अब मतलब बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय आर्थिक दबावों का जो है सामना करने में सामर्थ्य को उत्पन्न करने और जो कि प्रबंध करता है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। समझ में आने वाला बासाल थर्ड जो है जो समझौता है वो आपका बी इट्स करेक्ट हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 66 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आपका पूरा वर्ष 3 डिग्री सेल्सियस एन और 60 डिग्री सेल्सियस एस, यानी कि नॉर्थ और साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती हैं। तो ये बात नहीं है सही कि ऐसा नहीं है, पछुआ हवा नहीं कहलाती है, वो पूर्वी हवा कहलाती है, उसे ईस्टर्न एयर होती है वो। तो भारत के उत्तर, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिता हिमालय ईस्ट मसेज पछुआ हवाओं के भाग है। बिल्कुल ये सही है, ये पछुआ हवाओं के भाग है, लेकिन ये पूर्वी हवाओं के भाग है। इस तरह से ऑप्शन बी इट्स करेक्ट हो जाएगा आपका। 67 पर जाएंगे। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिंग संघ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन IOR-ARC के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन रहेंगे आपके, इसकी स्थापना अत्यंत हाल ही में समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधिप्लव ऑयल स्पिल्स की दुर्घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई, और यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है। तो ये बात सही है कि IOR जो इंडियन ओशन रिफॉर्म है आपका ARC है के संदर्भ में रिम इंडियन ओशन रिम है, और जो एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है वो आपका इसमें मतलब इसका अत्यंत हाल ही में समझ रखी थी। नहीं, इस तरीके तो नहीं था कि घटना होती है, तो ये समस्या आपकी नहीं है। तो ये डी इट्स करेक्ट, नॉट मतलब ए भी नहीं है और दूसरा भी नहीं है, तो ये इसमें आपका ऑप्शन डी इट्स करेक्ट हो जाएगा। तो 68 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणामस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? डेफिनेटली 68 इट्स स्वदेशी आंदोलन इट्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर उन्हें जलधाराओं के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बहुत इजी है, मेघालय में पाए जाते हैं। ये जो पुल होते हैं वो पेड़ों की जो रूट्स होती हैं उनसे बने होते हैं, और ये वर्षा के जल से और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। जैसे सावन का महीना आता है तो उसमें और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे बहुत अच्छे से बने रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। इसमें आप महासागर और समुद्र में ज्वार भाटा किसके और किन के कारण होता है? सूर्य का गुरुत्वीय बल, बिल्कुल सही बात है, और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। निम्न में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपकी फसल की उपज का आकलन, ऑप्शन सेकंड है भौमजल ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण, खनिज का अन्वेषण, और ऑप्शन 4 है दूरसंचार यातायात अध्ययन। कूट है आपके 1 2 3 4 5, केवल 1 2 3 4 5। तो सही जवाब रहेगा आपका इसमें 1 2 3। फसल की उपज का आकलन है, और भौमजल ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण और खनिज का अन्वेषण है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे कि निम्न राज्यों पर विचार कीजिए कि अरुणाचल, ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, और इसको ठीक से पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि जो उष्ण कटिबंधीय, किन में उष्ण कटिबंधीय यानी कि सब ट्रॉपिकल आदि सदापर्णी वन होते हैं? तो ये आपने पढ़ा हो तो इसका अरुणाचल प्रदेश सही है और मिजोरम ये भी सही है। तो इस तरीके से सी इट्स योर करेक्ट आंसर 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 73, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द इंडॉर्क किसका नाम है? ऑप्शन देखेंगे। देशज रूप से विकसित भारतीय रक्षा डिफेंस में आधिकारिक रेडार सिस्टम, ये नहीं है। हिंद महासागर रिम के देशों को सेवा प्रदान करने हेतु भारत का उपग्रह, तो ये भी नहीं है। भारत द्वारा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थापित एक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, तो ये भी नहीं है। आर्कटिक क्षेत्र में अब बचा यही, तो इसे अच्छे देख लेते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जातीय वेधशाला अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी, तो ये NRD का नाम है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे कि वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इस पे हमें अपना सही का जवाब देना है।
ऑप्शन देखेंगे, यह सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज और दोनों देसी जनों इंडिजिनस पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी है, तो ये सही है। और यहाँ पे मेरा भी 3 ऑप्शन है। तो ये धार्मिक सस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली इंडो फ्रेंडली और जलवायु अनुकूलन क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालय विशेष वैज्ञानिक तथा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो ये नहीं होगा। और यह देशों के अनेक वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण सृजन कम करने प्लस रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है, तो ये सही है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाएगा। और फर्स्ट थर्ड किस में है? ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 75 में हाल ही में निम्न में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा स्टेटस दिया गया है? तो ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो 75 का 8 करेक्ट उड़िया। 76 क्वेश्चन देखेंगे कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन से आपके यह संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है, तो ये बात सही है। तो ए देख लिया हमने। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन में शुरू हुई, तो ये बात सही नहीं है। तो 2 हमने एलिमिनेट कर दिया है। तो इस तरीके से अब 3 भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए भी खाली है। तो यह महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र इंपॉर्टेंट बैंड एंड बायोडाइवर्सिटीज एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो 3 हमारा सही है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 76 का सी। 77 को देखेंगे, दक्षिणी पश्चिमी एशिया का निम्न में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? तो वो जॉर्डन है, जो नहीं फैला। अगर आपने इस तरीके से मेडिटेरियन सी को या यूरोप को अच्छे से मैप में देखा हो, तो आप इस आंसर को तभी क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, भारत में निम्न में से किस एक वन रूप प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो वो है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ए इट्स करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको आंसर राइट मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे कि प्राय समाचारों में देखी जाने वाली बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन देखेंगे, क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने की कार्यनीति और स्टेटी संघाई सहयोग संगठन संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक का एक परिणाम, तो ये नहीं है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में धारणीय आर्थिक समृद्धि की एक कार्य योजना एशिया प्रशांत आर्थिक मंच एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के विचार विमर्श का एक परिणाम है, तो ये भी नहीं है। और महिला सशक्तिकरण हेतुकरण एक कार्यसूची संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व सम्मेलन का एक परिणाम है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। सी इट्स करेक्ट ऑप्शन। 79 का सी इट्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो ये किसका वर्णन किया गया है? सवाना का, विषुवतीय का, मानसून का या भूमध्य सागरीय का? डेफिनेटली विषुवतीय का। ये विषुवतीय का ही उदाहरण था। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आपके, पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। ऑप्शन सेकंड है, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। तो ये बात सही है कि पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपये में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। तो पिछले दशक में नहीं था, लेकिन इस वाले दशक में था। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन हमारा 82, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आपके, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। ठीक है। और किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के विधान, ये गलत हो जाएगा कि उससे बड़ी नहीं हो सकती है। तो किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के विधान परिषद की सभापति को नाम निर्देशित करता है, तो ये भी गलत है। आपने अच्छे से पॉलिटी पढ़ी होगी, तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? इसे देखते ही आंसर लग जाना चाहिए। डी इट्स करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक पाइथन इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? देख लेते हैं। जीवो ऑर्गेनिज्म का समुदाय, साथ ही यह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मैंने ऑप्शन सीधा सी ही देखा तो वो ही सही, इसका सीधा सही निकला। तो हम फिर भी पढ़ लेते हैं। तो एक दूसरे को अन्य करने जीवो ऑर्गेनिज्म का समुदाय, ये नहीं है। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव हो, तो ये भी नहीं है। तो सी इट्स करेक्ट आंसर, डी इट्स रॉन्ग। 85 देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? ऑप्शन है आपका विकास में जनभागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। डेफिनेटली लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आपका सही आंसर है। तो तीसरा यहाँ पर मेरा हो जाएगा। तो देखो इसमें तीन ऑप्शन में है, तो बी तो मेरा वैसे भी एलिमिनेट हो गया। तो तीन तो है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। तो विकास में जन भागीदारी भी पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है। तो इस तरीके से मेरा 1-3 तो हो गया है। चौथा देख लेते हैं। राजनीतिक जवाबदेही तो नहीं है, 2 तो नहीं है, तो 2 एलिमिनेट कर दो जहाँ भी कहीं है। तो इस तरह से मेरा सी आंसर इज करेक्ट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा गलत क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करें कि ये नहीं हो सकता। इस तरीके से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जामिनेशन में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ निम्न पर विचार कीजिए। ऑप्शन रहेंगे आपके बैंक दर, खुली बाजार कार्रवाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ऑप्शन 3 है लोक ऋण, पब्लिक डेप्ट। ऑप्शन 4 लोक राजस्व, पब्लिक रेवेन्यू। तो इसमें बताना आपको मौद्रिक नीति के घटक हैं। तो मौद्रिक नीति के घटक आपके बैंक दर, यह बात सही है। और खुली बाजार कार्रवाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन आपके बैंक दर में है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इट्स करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो मुद्रास्फीति में क्या सही है? तो बताना है हमें कि भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। तो भारत सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है ये। और मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक की ही भूमिका है। घटा हुआ मुद्रा परिचालन, मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। ये बात सही है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 87 का सी इट्स करेक्ट आंसर। 88 देखेंगे। निम्न देशों पर विचार कीजिए। 88 में चीन, और ऑप्शन आपके चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान। तो इसमें आगे पढ़ लेते क्वेश्चन। परमाणु शस्त्रों के अप्रसार विषयक संधि, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे सामान्य परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी के नाम से जाना जाता है, की मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य न्यूक्लियर वेपन सिस्टम स्टेटस हैं। ऑप्शन है आपके कूट रहेंगे 1 और 2, 1 3 4 5, 2 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें जो है आपका ए हो जाएगा 1 और 2, फ्रांस और चीन, जो आपका एनपीटी के नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के नाम से जाना जाता है। तो मान्यता के अनुसार संपन्न देश है। तो ये ही दोनों हैं, चीन और फ्रांस, और नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिस्थापित है? तो ये आपको देखते ही पता है कि राज्य नीति निर्देशक तत्व में है। क्वेश्चन नंबर 90 है, किसी उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये भी देखते हैं। आप बता देंगे कि पूंजी बढ़ाने वाले प्रौद्योगिकी प्रगति का कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग करने में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण पूंजी बढ़ाने वाले प्रौद्योगिकी प्रगति है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखते ही इसका करेक्ट आंसर हमें मिल गया। 92 देखेंगे कि H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्न में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? तो ये स्वाइन फ्लू है। इसका आंसर डी इट्स स्वाइन फ्लू। जो H1 और N1 है वो विषाणु समाचार से किस बीमारी के है? तो उस वक्त स्वाइन फ्लू है का ये। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों, बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में विचार करना है। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन रहेंगे आपके जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनकुलम द्वारा उपक्रमित इनिशिएटिव होता है। ऑप्शन सेकंड है आपका इस अपघटन के अत्यंत उत्पाद केवल अमोनिया एवं जल वाष्प होते हैं जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जा सकते हैं। तो इसमें ना तो ये नहीं, दोनों ही बेकार हैं, दोनों ही रॉन्ग नहीं है।
दोनों रॉन्ग हो जाएंगे इसमें। तो 94 को देखेंगे क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नकदी लिक्विडिटी की समस्या निम्न में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है। ऑप्शन है आपके वस्तु और सेवाएं, ऑप्शन बी है सोना और चांदी, ऑप्शन सी डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं, और ऑप्शन डी निर्यात योग्य बेसी सरप्लस। सीधी सी बात है, डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं जो हार्ड करेंसीज हैं वो इसमें अंतर्राष्ट्रीय नकदी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे कि फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, निम्न में से कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन रहेंगे आपके, यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूजल सेल उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊर्जा, ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन सेकंड है आपका, फ्यूल सेल्स का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जाता है किंतु लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी छोटी डिवाइसेस के लिए नहीं। फ्यूजल, और ऑप्शन थर्ड है आपका, फ्यूल सेल्स प्रत्यावर्ती धारा एसी के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। कूट रहेंगे केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक, तीन, केवल एक, दो, तीन। तो सही रहेगा केवल एक। ये हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है और फ्यूल सेल्स उत्पाद बायोडक्ट के रूप में ऊष्मा का जल का उत्सर्जन करता है। तो 95 का ऑप्शन ए इट्स करेक्ट। 96 है, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है। ऑप्शन है आपके, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। तो बिल्कुल सही है ये कि कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है दक्षिण भारत की सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। ऑप्शन ए इट्स करेक्ट। क्वेश्चन 97 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। और ऑप्शन रहेंगे आपको, किसानों को अपने ही खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरों से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना। तो ये नहीं है, ये तो इसका नहीं होगा। किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणयुक्त बीज उपलब्ध कराना। तो ये सही है, ये करेक्ट है। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें आंसर करेक्ट मिल गया। 97 का बी इज करेक्ट आंसर। 98 क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी कार्रवाइयाँ की जा सकती है। ऑप्शन रहेंगे आपके, राजस्व व्यय में कमी लाना। ऑप्शन सेकंड है आपका, नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना। ऑप्शन 3, उत्पादनों सब्सिडीज का युक्तिकरण करना या उत्पादों का विस्तार करना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा कि राजस्व व्यय में कमी करना है, और इसमें आपका 3 जो है ये भी सही हो जाएगा कि उत्पादन सब्सिडीज का युक्तिकरण करना। तो ए और 3 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सेकंड इसमें नए कल्याणकारी योजना आरंभ करना नहीं है। बजट घाटे जो है वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बच रहा है, तो घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा यही कार्रवाई की गई कि राजस्व व्यय में कमी लाना है और जो उत्पादन सब्सिडी का युक्तिकरण करना है। तो क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किनको भौगोलिक सूचना जियोग्राफिकल इंडेक्शन की स्थिति प्रदान की गई है। ऑप्शन है आपके, बनारसी जरी और साड़ियाँ। ऑप्शन सेकंड, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा। और ऑप्शन थर्ड है तिरुपति लड्डू। और आपके कुट रहेंगे केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक, तीन, केवल एक, दो, तीन। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा केवल एक, बनारसी जरी और साड़ियाँ, जिससे आपका ये भौगोलिक सूचना ज्योग्राफिकल इंडेक्स की स्थिति से प्रदान की गई है। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, देखते हैं इसे। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमें इसे सही कथन बताना है कि यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है या एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तो ये बात सही है कि ये पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है और यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सहजता से सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो UPSC IAS प्रीवियस पेपर 2015, जिसमें हमने 100 प्रश्नों को शामिल किया था और ये प्रश्न आपकी आगामी UPSC परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।